मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से लगातार पढ़ रहे थे किसको, संविधान को, और अपने ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था संविधान के भाग और उन भागों के बारे में बेसिक जानकारी। आज से हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक एक भाग के बारे में अच्छे से व्याख्यात्मक उसकी चर्चा करते हैं और एक एक भाग को अपने लगातार कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग फर्स्ट। तो देखिए, संविधान का भाग फर्स्ट प्रथम किसकी जानकारी दे रहा है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र की जानकारी दे रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, संविधान के भाग पहले की बात करें, अनुसूची फर्स्ट की बात करें या शेड्यूल फर्स्ट की बात करें, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग सभी में पहली जानकारी क्या दे रखी है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी दे रखी है, जो कि किसके अंतर्गत है? संघ और राज्य क्षेत्र में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में इसकी जानकारी दी गई है, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। अब आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में क्या क्या जानकारियां हैं और उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम अनुच्छेद फर्स्ट के ऊपर। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है उसको समझिए। अनुच्छेद फर्स्ट मुख्य रूप से 3 बातों की जानकारी देता है। फर्स्ट, इंडिया या भारत, जो कि किसका संघ है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। यानी कि पहला ये कह रहा है भारत या इंडिया, जो कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत एक तरीके से राज्यों के संघ की बात करता है। अब राज्यों का संघ जो बात करता है, तो भारत कैसा राज्यों का संघ है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से फिर बता रहा हूं, भारत कैसा राज्यों का संघ है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की बात करता है पहला। दूसरा और कैसा हो सकता है? इसी को मैं कह सकता हूं विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। यह भी मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी मैं क्या बोल सकता हूं? जो राज्यों का संघ है वो समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्य उससे अलग नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। तो ये जानकारी दे रखी है अनुच्छेद फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि जिसे हम सब आर्टिकल के नाम से जानते हैं या ए कह सकते हैं आप। उसमें क्या जानकारी है? इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कैसा है? विनाशी राज्य, ऐसे राज्य जिनका विनाश हो सकता था, उससे क्या राज्य बनाया गया? एक अविनाशी राज्य बनाया गया जिसका विनाश नहीं हो सकता। दूसरा, ऐसे राज्य थे जो विभाजित थे, उन सबको शामिल करके कैसा राज्य बनाया गया? अविभाजित राज्य बनाया गया जिसका विभाजन नहीं हो सकता। तीसरा, समझौता नहीं है, क्योंकि समझौता होता है तो समझौता टूट सकता है, समझौते से कोई अलग हो सकता है, निकल सकता है, लेकिन समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य को उससे अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और राज्यों का संघ, और मैंने कहा ये व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई। ये चीज और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाए आर्टिकल फर्स्ट कहां से प्रभावित है, तो आप कह दोगे कनाडा से प्रभावित है। कनाडा लगातार चर्चा में है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि जो चीज चर्चा में होती है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से बनकर आता है। पहली चीज। इसी में दूसरी बात क्या कही गई है?
इसी में दूसरी बात कही गई है, ए कर सकते हैं इसको, और इसमें दूसरी बात कही गई है कि अनुसूची फर्स्ट में जो दी गई है, क्या दिया गया, राज्य क्षेत्र एवं संघ शासित प्रदेश के नाम की जानकारी दी गई है। यानी कि राज्य के क्षेत्र जो हैं उनका नाम क्या होगा और संघ शासित जो प्रदेश है उनका नाम क्या होगा, इसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। समझ में आ गई? इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल किए गए। आज की तारीख में वर्तमान स्वरूप भारत का कैसा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन पर चर्चा करेंगे। 28 कौन कौन से हैं, कब कब कैसे बने, और 8 कौन कौन से, वर्तमान में क्या उनकी स्थितियां हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें, इसी में एक आर्टिकल सब आर्टिकल और जोड़ सकते हैं। वो क्या है, संघ जो राज्य क्षेत्र है उसकी जानकारी दी गई है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है या संघ राज्य क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या क्षेत्र शामिल किया गया। तो मैंने आपको बता रखा उसमें क्या क्षेत्र शामिल है। एक तो राज्य क्षेत्र आ जाएगा उसमें, एक उसके अंदर आ जाएगा संघ शासित क्षेत्र आ जाएगा, और तीसरा उसके अंदर आ जाएगा जो अधिग्रहण किया है, अधिग्रहित क्षेत्र, उसकी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये 3 चीजें आपके अनुच्छेद फर्स्ट में आपको बताई गई हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पहले में संघ और उसका प्रकृति की बात कही गई है कि भारत जो राज्यों का संघ है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति की बात कही गई है। प्रकृति कहां से ली गई है, कहां से प्रभावित है, कनाडा से प्रभावित है, प्रकृति है कैसी, ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका। उसके बाद अनुसूची फर्स्ट के अंदर जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं और संघ शासित प्रदेश हैं उनके नाम की जानकारी दी गई है। वर्तमान में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तीसरा है राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में आता, कौन कौन सा क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र आएंगे, एक राज्य क्षेत्र, एक संघ शासित क्षेत्र, और तीसरा जो क्षेत्र हमने अधिग्रहित किया है जिसको कहीं ना कहीं से स्वीकार शामिल किया है। ये 3 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल फर्स्ट के अंदर सब आर्टिकल के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, किसकी, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भारतीय संघ में, भारतीय संघ क्षेत्र में किसी क्षेत्र का शामिल होना या विलय होना एवं नए राज्य का गठन करना। 2 चीज कही गई आर्टिकल 2 में। कौन कौन सी कही गई है, भारत के अंदर किसी भी नए क्षेत्र का शामिल करना, विलय करना या फिर शामिल करने की बात कही गई है, और जब वो शामिल हो जाता है तो उसको किस प्रकार का स्टेटस दिया जाए, उसका गठन किस प्रकार से किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। यानी कि एक क्षेत्र को पहले शामिल किया जाएगा और शामिल करने के बाद उसको क्या स्टेटस प्रदान किया जाएगा। इन दोनों की जानकारी किस में है, आर्टिकल 2 में है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 के अंदर से ही आपको यह पता लगेगा कि कौन सा बाह्य क्षेत्र भारत के अंदर विलय हुआ है, कब विलय हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या आज की तारीख में उसका स्टेटस क्या है। ये चीजें आपको आर्टिकल 2 के अंदर पता लगेंगी। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है आर्टिकल 2 में और साथ साथ में आर्टिकल 3 में। तो मैं फिर बता रहा हूं, दोनों के अंदर अंतर को समझ लेना। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, वही संघ क्षेत्र द्वारा
संघ क्षेत्र में राज्य का नाम, उसकी सीमा, परिवर्तन करने की शक्ति एवं फिर यहां पर भी आएगा नए राज्य का गठन करना। अब आप कहोगे इसमें भी नए राज्य का गठन करना, इसमें भी नए राज्य का गठन करना, अंतर क्या है? अंतर दो है, उसको समझिए। ये जो बात कर रहा है, ये भारत के क्षेत्र में जो वर्तमान क्षेत्र है उससे बाहर का कोई क्षेत्र इसमें शामिल किया जाए तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोविजन है वो बता रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, भारत के अंदर वर्तमान जो भारत है उसकी आंतरिक क्षेत्र के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करना। अब नए राज्य का निर्माण कैसे होगा? आप कहोगे क्षेत्र तो वही है, बिल्कुल सही बात है। नए राज्य का निर्माण कैसे होगा? दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके एक नए राज्य का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। उससे ये होगा, एक राज्य जो दो राज्यों से मिलकर क्षेत्र बना है उनकी सीमा में परिवर्तन होगा, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, और दूसरा जो नया बना है उसका नाम होगा, उसके नाम में परिवर्तन होगा, नया नाम उसको दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें अंतर समझना। एक तो कह रहा है वर्तमान परिस्थिति में भारत से बाहर का कोई क्षेत्र शामिल करने का प्रोविजन बता रहा है, और एक कह रहा है वर्तमान जो भारतीय परिस्थिति है, भौगोलिक सीमा है, उसकी सीमा के अंदर किसी नए क्षेत्र का निर्माण करना। अब उसके अंदर नए क्षेत्र का निर्माण कैसे वो समझे। नए क्षेत्र का मतलब है क्षेत्र तो वही रहेगा, लेकिन उस नए क्षेत्र का निर्माण दो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके बनाया जाएगा और उसको एक नया नाम दिया जाएगा। उसके कारण उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, दो राज्यों की सीमा में परिवर्तन होगा, जो नया राज्य बनेगा उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, जो नया बना है उसके नाम में भी परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीजों का प्रावधान किस में किया गया? 3 में किया गया। दोनों चीजों का ध्यान रखना। 2 क्या कह रहा है? भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा से बाहर का क्षेत्र विलय होना, और दूसरा क्या कह रहा है? भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा के अंदर ही नया। इन दोनों चीजों को समझने के लिए एग्जाम्पल इनका जरूर समझ लें, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। उदाहरण याद रखें, यहां पर आप उदाहरण के तौर पर किसको शामिल करोगे? सिक्किम को। उदाहरण के तौर पर सिक्किम को शामिल करोगे। 1974 और 1975 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से किसको? सिक्किम को शामिल किया गया। पहले अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 74 और 75 के अंदर। अब सिक्किम भारत का अंग नहीं था। जब भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का निर्माण हुआ, उस समय सिक्किम एक अलग स्टेटस के रूप में था। लेकिन बाद में सिक्किम ने अपने आप को भारतीय संघ में शामिल करने की इच्छा जताई, तो भारतीय उसने उसको स्वीकार किया और उसको भारत के अंग के रूप में भारतीय संघ में उसको क्या कर दिया? शामिल कर लिया। दूसरा का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वर्तमान में ही देख लो, तेलंगाना 2 जून 2014 को, इसको समझ लो। अब ये क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझ में आ गया, भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही उस चीज को शामिल किया जाए। तो दोनों तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया, पहली बात। अब उसके अंदर एक चीज और अच्छे से समझ लेना, ये जो 2 और 3 हम पढ़ रहे हैं, इनकी अथॉरिटी है किसके पास? ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास शक्ति है, और किसी के पास शक्ति नहीं है। किसी विधानमंडल के पास, किसी स्टेट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, केवल पार्लियामेंट के पास है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर जो संघ राज्य क्षेत्र है, इसके अंदर जब कोई प्रोसेस, कोई संसद में बिल लाया जाता है तो उस बिल के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं प्रक्रिया की थोड़ी बात बता रहा हूं, एग्जाम में पूछ लिया, थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो। इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, जैसे तेलंगाना के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, तो उसको समझ लें। पहले तो एक ड्राफ्ट तैयार होता है कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा एक मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा तैयार हो गया, उसको संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति से क्या ले ली? अनुमति ले ली।
पूर्व अनुमति किससे? राष्ट्रपति से। पहली बात। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश था, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की विधानमंडल को या विधानसभा को भेज दिया गया, क्या लगाकर? दिनांक लगाकर। एक दिनांक क्या कर दी? अंकित कर दी। वो दिनांक क्या अंकित कर दी कि साहब उस दिनांक तक आप अपने राज्य से संबंधित हम भेज रहे हैं आपको, आप उसके स्वीकार करते हो या आप क्या परामर्श देते हो या क्या सलाह देते हो, उसके लिए डेट दे दी। ठीक है। संसद के किसी भी सदन में उसको रख सकते हैं, किसी भी सदन में रख देंगे या पेश किया जाएगा, और साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से इसको पास हो जाना चाहिए। साधारण बहुमत चाहिए इसको पास होने के लिए, और बाद में राष्ट्रपति क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, और यह सब आपका नया स्टेट बन जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति संबंधित राज्य को यह लिखकर भेजेगा दिनांक डालकर कि आप इस तारीख तक जो भी कुछ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, परामर्श देना चाहते हो, सलाह देना चाहते हो, वो दे सकते हो, और किसी भी सदन में इसको पेश कर दिया जाएगा और साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा, काम खत्म। एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्य को जब भेजा गया है उस दिनांक तक कुछ नहीं होगा। वो जो दिनांक दे रखी है, लेकिन उस दिनांक के बाद, बस वो दिनांक इसीलिए है कि उस दिनांक से पहले कोई कार्यवाही नहीं होगी, उस दिनांक के बाद ही होगी, पहली चीज। दूसरी, राज्य क्या सलाह देता है, परामर्श देता है, केंद्र या संसद उसको स्वीकार करे ना करे, उसको सलाह के रूप में माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं सिर्फ राज्य की विधानमंडल को सिर्फ बताया जा रहा है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और आपको हम इसकी जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ एक जानकारी के लिए है। बाकी वो उनका क्या निर्णय होता है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो चीजें, तो ये ध्यान हो गई, आपको चीजें समझ में आ गई। अब बात करें 2 और 3 को लेकर, तो एक लास्ट आर्टिकल बचता है, कौन सा? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है उसको भी थोड़ा समझ ले। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में संसद द्वारा जो विधि अपनाई जाएगी उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात उसे साधारण बहुमत से पास कराना होगा, उसे साधारण बहुमत से पास करवाना होगा, बस यही है। अब संविधान संशोधन क्यों नहीं होगा? क्योंकि संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है, उसके लिए जो बहुमत चाहिए, मैंने कहा वो विशेष बहुमत चाहिए। समझ में आ गया? संविधान संशोधन बड़ी आसानी से नहीं किया जा सकता, एक जटिल प्रक्रिया है। तो यहां कहा गया कि साधारण बहुमत से ही उसको स्वीकार। अब साधारण बहुमत क्या होता है? जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य और उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से ज्यादा, बस उसी को साधारण बहुमत मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके रूप में नहीं मानी जाएगी, उसको एक साधारण बहुमत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये आर्टिकल कह रहा है 4। अब इससे एक चीज और समझ लीजिए, इनको लेकर 2 संशोधन बहुत बड़े हुए हैं। एक बता देता हूं, आपके एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, 9वां संविधान संशोधन 1960, और एक आपको देखने को मिलेगा 100वां संविधान संशोधन 2015। इसको आप इतिहास में बेरूबाड़ी वाद के रूप में जानते हो।
और इसको आप बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों के आदान प्रदान के रूप में मानते हो। ये दोनों इसी के तहत किए गए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बेड़ूबारीवाद वो था जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर था, बाद में विवाद हो गया, उस क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया, कोर्ट में मामला चला गया, संप्रभुता का आधार बनाया गया। जो हमारी प्रस्तावना के अंदर संप्रभुता है उसको लेकर के, तो संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं समझौता है, उसको लेकर फिर बहुत सारे डिसीजन हुए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी मांगे गया, ये सारे मामले गए। लेकिन इस क्षेत्र में क्या गया, उस क्षेत्र को जो बोरीवाड़ीवाद है, उस क्षेत्र जो जिसका नाम ही बेरूबारी है, उस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक पाकिस्तान के पास चला गया और एक भारत के पास चला गया। उसके बाद 16वां संविधान संशोधन 2015 नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी कि बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर का जो डिस्प्यूट चल रहा था लंबे समय तक, उसको परमानेंट उसका सॉल्यूशन किया जाए, उसके लिए लाया गया। और जिसके तहत कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र हमने लिए, जिससे हमारे बॉर्डर की समस्या को हमेशा के लिए क्या किया गया, समाप्त किया गया। ये दो प्रोविजन और आपको याद रखने चाहिए, इसी के तहत किए गए थे। ये चीज आपको भाग, अनुच्छेद और उसमें देखने को मिलती है। इसी से जुड़ा एक रिलेटेड टॉपिक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपके आज के बाद इस भाग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके बारे में और चर्चाएं आपसे करता हूं कि इस टॉपिक से और क्या हो सकता है। ठीक है, अब बताएं, अब इसमें आगे देखती है, इसी से रिलेटेड करके एक टॉपिक और जोड़ सकते हैं हम। वो क्या टॉपिक हो सकता है, यहां पर बात कही गई राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो आपके कभी दिमाग में आया कि आखिर ये जो राज्य हैं इन्हें ही बना दिया जाता। ये बीच बीच में हम एक शब्द पढ़ते हैं, भारत इतने राज्यों का और इतने केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम यही कहते हैं भारत 36 राज्यों का, 35 राज्यों का संघ है, लेकिन हम कहते हैं भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो इस केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे बने, इसका क्या कारण था, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत के अंदर क्या परिस्थितियां थी उसको समझिए। अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसमें एकजुटता, एकता पैदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। समझ में आ गई बात। और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राज्यों की क्या करने लगी, मांग बढ़ने लगी कि बार बार हमारे लिए अलग बनाओ, हमारे लिए अलग बनाओ। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ विशेष चीजें की गई, उन पर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राज्यों का पुनर्गठन, जिससे आप राज्य का जो टॉपिक पढ़ रहे थे और संघ शासित प्रदेशों का हमने पहले भाग ही पढ़ा ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो उस पर सारी पर अपने डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। राज्यों के संघ को लेकर क्या विवाद रहा उसको समझिए। पहले राज्य के संघ को लेकर जब विवाद उठा तो उस विवाद के लिए एक न्यायाधीश थे इलाहाबाद कोर्ट के, जिनका नाम था एस.के. धर। ठीक है, उस एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और जिसे नाम ही क्या दिया गया, धर आयोग। इसको कहा गया कि भाई भाषा के आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। तो इसने अपनी सिफारिश दी और इसने कहा कि राज्य के भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो नहीं हो सकता। मना कर दिया साफ, इसने सिफारिश करी। दूसरा, का प्रशासनिक आधार पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। राज्यों की मांग बढ़ रही थी, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर विविधताएं अलग अलग थी, उसको लेकर आंदोलन हो रहे थे। सरकार ने न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक गठन किया और कहा कि आप इस संभावनाओं को ढूंढो। उन्होंने अपनी सिफारिश दी, 1948 में बना, 48 में अपनी सिफारिश दे दी और कहा गया कि भाषा का आधार नहीं होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, स्पष्ट मना कर दिया। दूसरा, प्रशासनिक आधार पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब ये जो सिफारिश की गई, इस सिफारिश की समीक्षा के लिए
फिर एक आयोग बनाया गया जिसे आयोग कहा जाता है, जेपीवी आयोग कहा जाता है। अब आप कहोगे ये कौन सा आयोग आया? इसका भी गठन 48 में किया गया। इसमें एक नेहरू, एक पटेल और साथ साथ में पट्टाभी सीतारमैया। इसका गठन किया गया 48 में। किसके लिए? ये जो समीक्षा की थी, इस जो सिफारिश की थी उसकी समीक्षा के लिए। अब इन्होंने जब समीक्षा की तो इन्होंने भी क्या दिया? अपनी सिफारिश कही और इन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होगा, पहली चीज। प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। लो साहब, इसने भी कर दी। अब जो आंदोलन चल रहे थे वो उग्र चल रहे थे, उग्र हो गए। उग्र होने के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति आई कि सरकार को आनन फानन के अंदर एक राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर किससे अलग करके? आपको पता है तमिलनाडु, जिसे मद्रास कहते थे उस समय, तमिल के लिए, तमिल भाषा के लिए तमिलनाडु और तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश। ये लो साहब, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो गया देश में पहली बार। अब सरकार ने कहा ठीक है ये तो हमने अर्जेंसी में कर दी, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस और एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि आगे भी ये समस्या ना हो जाए। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए फिर एक आयोग नया बनाया गया और इस आयोग का नाम ही क्या कहलाया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। समझना, यहां से गठन किया गया 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी दिसंबर 1955 में। ये रिपोर्ट दे दी गई, राज्य को रिपोर्ट दे दी गई। अब क्या रिपोर्ट दी उसको समझ लीजिए। इसने सिफारिश क्या करी? इसकी सिफारिश क्या थी पहले तो ये समझ लो। और सिफारिश से पहले एक चीज समझ लो, ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये 3 सदस्य था। एक थे इसमें फजल अली, ये बनाए गए इसके क्या? अध्यक्ष। इसलिए आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों के पुनर्गठन से है, पहली चीज। दूसरे इसके थे हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। ये 3 इसके सदस्य थे। ये आयोग बनाया गया और इसने अपनी सिफारिशें दी साहब। इसने पहली बात मान ली, कौन सी? भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज हो गई। लेकिन एक भाषा एक राज्य वाला फार्मूला लागू नहीं होगा। तीसरा, राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दो। समाप्त कर दो साहब। और भी कई सिफारिशें दी। एक कहा गया कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाओ। तो ये कुछ जानकारियां दी गई लगातार किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। समझ में आ गई बात? राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया और भाषा के आधार पर। अब राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो कैसे कैसे हुआ उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए,
राज्य। अच्छा, एक सिफारिश और करी इसने, वो भी ध्यान रखिएगा। श्रेणियां समाप्त कर दी गई, ठीक है, लिखवा दिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको पता है राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा राज्य की श्रेणियां समाप्त कौन से संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन 1970। इसमें भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में याद रखो, राजस्थान कौन सी कैटेगरी में था, राजस्थान बी कैटेगरी में था। और राजस्थान के अंदर एक यूनियन टेरिटरी थी, केंद्र शासित क्षेत्र था, जिसे अजमेर मेरवाड़ा कहा गया। अजमेर मेरवाड़ा वो सी श्रेणी में था। समझ में आ गया, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। तो एक काम तो ये हो गया। अब बनाए गए इसी की सिफारिश के आधार पर 1956 में, किसमें, 14 तो राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 14वां राज्य कौन सा था, आपको बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश। 1953 भी कर सकते हो और पुनर्गठन के बाद 1956 भी कर सकते हो, 14वां राज्य। उसके बाद आ जाता है 15वां राज्य, गुजरात को बनाया गया। किसको, गुजरात को बनाया गया 1960 में। ठीक है, गुजरात के बाद 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, अभी भी एग्जाम में पूछा गया था। 16वां राज्य नागालैंड हो गया। बात करें 17वां राज्य, 17वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को याद किया जाता है। अभी बताऊंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था। समझ में आ गया। उसके बाद 18वें राज्य के रूप में हरियाणा को शामिल कर दिया गया। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 19वें राज्य के रूप में आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 19 के रूप में, 20 के रूप में, 21 के रूप में एक साथ आए गए। ये तीनों एक साथ लाए गए। 1972 को, 1972 को इसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से लाए गए ये भी आपको याद रखने हैं कि 3 राज्यों का कहीं यहां पर विलय किया गया या बनाए गए। एक था, नाम था मेघालय, एक अभी चर्चा में चल रहा है मणिपुर, और एक है त्रिपुरा। उसके बाद आपको पता 22वां राज्य इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 22वां राज्य 1974 और 75 दोनों आता है। क्यों, क्योंकि 74 में पूर्ण अर्ध और 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको, सिक्किम को। एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, 35वां 36वां संविधान संशोधन बार बार इसमें चर्चा का विषय आता है। उसके बाद 22 हो गए, फिर 19 बात करें 23, 24 और 25 की, वो तीनों एक साथ लाए गए 1987 में। उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कौन कौन से थे, एग्जाम में पूछा जाता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से भी एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक था मिजोरम, इसी क्रम में थे। मिजोरम के बाद एक अरुणाचल, और अरुणाचल के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण गोवा। तो 23, 24 और 25 के रूप में ये राज्य स्वीकार कर लिए गए, बना दिया गया इनको। इसके बाद आपको पता होगा, यहां पर चर्चा कर लेता हूं,
क्यों? क्योंकि उधर यूनियन टेरिटरी पढ़ाऊंगा। या इसी के नीचे बात कर लेते हैं, 25 के बाद 26, 27 और 28, ये तीनों भी एक साथ बनाए गए, आपको पता होगा कब बनाए गए? 2000 में। कौन कौन से बनाए गए? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड। ये बनाए गए। अब आपको पता लग गया होगा झारखंड। और लास्ट में आपको पता है लेटेस्ट जो बनाया गया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पर नहीं लिखा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। 28 हो गए। 29वें राज्य के रूप में कौन सा बना? तेलंगाना, 2014 में। ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। राज्यों का ये क्रम आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, कौन से राज्य के रूप में, कब राज्य के रूप में दर्जा उसको मिला। अब 14 राज्य, 14वां ये था और उसके बाद ये सारे राज्य बन गए। अब उसके बाद उस समय यूनियन टेरिटरी थी कितनी? 6। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से अभी तक प्रश्न आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 6। यूनियन टेरिटरी में 6 थी। एक तो कौन सी थी? दिल्ली, एक मणिपुर, एक साथ साथ में त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अंडमान, और अंडमान के बाद लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद हिमाचल। यह प्रारंभ में क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी, ध्यान रखिएगा। अब ये जब प्रारंभ में यूनियन टेरिटरी थी तो वर्तमान यूनियन टेरिटरी की स्थिति क्या है? ये वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, ये वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, और ये वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। ये तीनों राज्य के रूप में इनको दर्जा मिल गया। तो ये 3 तो ये थी। और वर्तमान में बात करें तो अब थोड़ा सा और याद कर लो तो और एग्जाम में 10 ठीक रहेगा। ये तीनों बन गई। 3 के बाद एक बनी दादर और नागर, एक बनी दमन और दीप, एक बनी पौंडीचेरी, और लास्ट में एक बना चंडीगढ़। ये भी याद रखिए। ये तीनों कब बनी? इनकी स्थिति कब थी? 1956 में थी। ये कब बनी? 61 में। ये कब बनी? 1962 में। ये भी कब बना? 1962 में। और चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। ये हम पढ़ते आ रहे थे काफी टाइम से। अब वर्तमान में क्या हुआ और उसको थोड़ा सा और देख लें तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में क्या रहा उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। इस टॉपिक में इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारा कुछ इसमें बता चुका हूं। इसको देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। अब वर्तमान में क्या स्थिति है उसको थोड़ा सा देख लें। अब वर्तमान में क्या घटना घटी उसको समझ लिए। एक तारीख आती है इतिहास में, 5 अगस्त 2019, जिस दिन संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बिल पेश किया जाता है और 370 को हटा दिया जाता है। लेकिन 370 के हटाने के साथ साथ उसी में कुछ शामिल किया जाता है। वो क्या किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई राज्य यूनियन टेरिटरी बना हो। समझ में आ गई बात? ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, कोई राज्य यूनियन टेरिटरी बना हो। समझ गया? यूनियन टेरिटरी तो राज्य बन जाएगा लेकिन राज्य कभी यूनियन टेरिटरी बनाओ ये पहली बार आप देखोगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को अलग करके, मैंने आपको फिर कहा कि नए क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। तो लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। 2 चीजें ये हो गई, ठीक है। नोटिफिकेशन इनका कब जारी हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ। ये 31 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है? पटेल की जन्म दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई, उसी तारीख को ये नोटिफिकेशन इनके लिए जारी किया गया। अब ये दोनों चीजें हो गई।
अब इसके अलावा एक तारीख और याद रखिएगा आप, कौन सी? 20 जनवरी 2020, सॉरी 20 नहीं, 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और कहा गया कि दादर और नागर हवेली और साथ साथ में दमन और दीप, इन दोनों को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। अब आप समझिए, इस व्यवस्था में भी परिवर्तन हो गया और इस व्यवस्था में भी परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ? राज्य कितने थे? हमने पढ़ा था राज्य कितने थे? 29 थे। 29 राज्य में से एक चला गया, तो वर्तमान में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य रह गए। तो वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28। दूसरी बात, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। 7 यूनियन टेरिटरी पहले थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 यूनियन टेरिटरी पहले थे। 2 ये हो गए, कितने हो गए? 9। तो 9 हो गए साहब। लेकिन 9 में से क्या किया 2020 में? फिर 2 को मिलाकर के 1 बना दिया गया, तो 1 घट गया, तो 8 यूनियन टेरिटरी। यानी कि राज्य रह गए 28 और यूनियन टेरिटरी हो गई 8। वर्तमान स्थिति यही आपके सामने है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं, 2-4 और आपके एग्जाम की दृष्टि से। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए गए, उसका कुछ कारण थे, उसको समझिए। जिनमें सांस्कृतिक विभिन्नता थी, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन सब को बना करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर थे लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और सांस्कृतिक दृष्टि से थोड़े से भिन्न थे, उनको लेकर क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये सारी चीजें सभी पर लागू होती है, लक्षद्वीप पर, दादर नागर हवेली पर, दमन पर, पौंडीचेरी पर, लेकिन न तो चंडीगढ़ पर लागू होती है और ना ही दिल्ली पर लागू होती। तो उसको समझिए, चंडीगढ़ की तो स्थिति इसलिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना, 2 स्टेट के बीच का विवाद हो गया, चंडीगढ़ वो हरियाणा और पंजाब, और दोनों इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने कहा जब पिताजी कुछ बांटते हैं तो कहते हैं आधा इस बेटे को, आधा इस बेटे को, कुछ बच जाता है तो पापा ये कहते हैं दोनों में से कोई भी एक ले लो, आपस में सहमति। लेकिन दोनों ही सहमति ना कर पाए, उसको लेकर, उस चीज को लेकर, उस वस्तु को लेकर, उस अधिकार को लेकर अगर लड़ाइयां हो जाए तो क्या करते हैं बताइए? कि ये किसी के पास नहीं रहेगी, मेरे पास रहेगी। सेम वही काम हुआ चंडीगढ़ के साथ। ना पंजाब को मिला और ना हरियाणा को मिला चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी। ऐसी एक घटना और अब भी होने वाली थी, वो थी तेलंगाना को लेकर जो राजधानी है, कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद क्योंकि तेलंगाना नया बन गया, तो हैदराबाद जो कैपिटल है वो आंध्र की रहेगी या तेलंगाना की रहेगी, इसको लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए। लेकिन इन्होंने गलती नहीं दोहराई, इन्होंने आपस में बैठकर अंडरस्टैंडिंग कर ली और ये कहा गया कि एक की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी, और आंध्र प्रदेश अपनी तरफ से एक नई राजधानी बना लेगा, जब तक वो उसकी राजधानी के रूप में काम करेगी। तो एक यूनियन टेरिटरी बनने से बच गया, कौन सा? हैदराबाद। तीसरी बात, ये 2 चीजें, दिल्ली इस पर भी अप्लाई नहीं होती, तो दिल्ली के लिए क्या किया गया? दिल्ली को क्यों बनाया गया? तो दिल्ली देश की राजधानी है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस जितने भी हैं, जितनी एम्बेसियां हैं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सब कुछ हैं, उन सब के ऑफिस, उनकी संस्थाएं, उनके कार्यक्रम सारे कहाँ होते हैं? दिल्ली में होते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में, राष्ट्रपति दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सब। अब इन सब के लिए क्या चाहिए? विशेष स्थिति चाहिए। ये सामान्य स्थिति नहीं है, विशेष स्थिति है। तो इनको क्या चाहिए? हर हालत में सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा। और मैंने आपको कहा, मनुष्य जब प्रकृति में आया तो उसने सबसे पहला काम अपने को सुरक्षित करने को करा है, और मनुष्य सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करता। तो केंद्र केंद्र को जो मजबूत बनाया गया, वो मजबूत इसलिए बनाया गया कि केंद्र का काम है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ केंद्र कभी समझौता नहीं करेगा, इसीलिए रक्षा मंत्री होता है, किसी राज्य का रक्षा मंत्री नहीं होता, देश का होता है, उसको समझिए। तो यहां पर भी यही व्यवस्था की गई। तो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, पुलिस, वो सारी की सारी होम मिनिस्टर के पास चली गई। कारण क्या था? क्योंकि दिल्ली विशेष परिस्थितियां हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है, इसलिए दिल्ली को क्या बनाया गया?
अब दिल्ली को जब बनाया गया तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान लाए गए, वो भी थोड़ा समझ लो। दिल्ली के लिए क्या लाए गए? दिल्ली के लिए 2 संविधान संशोधन किए गए, एक 69वां संविधान संशोधन और दूसरा 70 संविधान संशोधन। ये 2 संविधान संशोधन किए गए दिल्ली के लिए। किसके लिए? दिल्ली के लिए। पहले में कहा गया दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली को स्वीकार किया जाएगा। उसके लिए क्या प्रोविजन लाया गया? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, पहली बात। दूसरा 70वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यह कहा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। यानी कि वहां पर किसका गठन किया गया? विधानसभा का गठन किया गया। समझ में आ गया? वहां पर मुख्यमंत्री होगा दिल्ली और पौंडीचेरी में, और वो उसकी जो विधानसभा होगी वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेगी? भाग लेगी। ये 2 69वां और 70वां संविधान संशोधन स्पेशल फॉर दिल्ली के लिए किया गया। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी एक चीज और है, वो भी आपको बता दूं एग्जाम में अगर पढ़ना हो तो। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई। क्या बनाई गई? क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई। ये जो राज्य पुनर्गठन है, इसी का विस्तार किया गया। इसी का क्या किया गया? विस्तार किया गया, और विस्तार करके क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन का उद्देश्य क्या था? पहले ध्यान रखें, क्षेत्रीय परिषद क्या है? लीगल बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। कैसी नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, साविधिक संस्था है, जिसे कानून के माध्यम से बनाया गया है। पहली चीज ध्यान रखिए, क्षेत्रीय परिषदें यूं बनाई गई कि अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कटुता पैदा हो जाए अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्राधिकार को लेकर क्षेत्रवाद की समस्या पैदा हो जाए, भाषावाद की समस्या पैदा हो, उनमें कट्टरता ना आ जाए। तो अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य था अलग अलग राज्यों के बीच में किसी न प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, समन्वय बनाया जाए। उस समन्वय को बनाए रखने के लिए जिससे उनमें आपस में क्या रहे? भाईचारा रहे, प्रेम भाईचारा रहे, मनमुटाव ना हो, आपस में कोई इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो अलग अलग क्षेत्र की मांग करने लगे। इस उद्देश्य से बनाई गई क्या? क्षेत्रीय परिषदें। ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का ही विस्तार किया गया, और ये एक तरीके से लीगल बॉडी है। देश के अंदर कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और साथ साथ में मध्य। ये 5 क्षेत्रीय परिषदें भी यहां पर बनाई गई, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब 5 कौन कौन सी थी मैंने बता चुका हूं। तो देखिए, एक तो बनाई गई पूर्व में, और जो पूर्व में बनाई गई उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अंदर क्या परिस्थितियां बनाई गई? पूर्व के अंदर जो बनाई गई उसका मुख्यालय रखा गया कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है। जो पश्चिम में बनाई गई उसका मुख्यालय रखा गया महाराष्ट्र में। जो उत्तर में बनाई गई उसका मुख्यालय रखा गया दिल्ली में। जो दक्षिण में बनाई गई उसका रखा गया तमिलनाडु, चेन्नई कर सकते हो, और एक मध्य कह सकते हो, ठीक है, उसका रखा गया प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। ये कुल 5 परिषदें बनाई गई। समझ में आ गया? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को उत्तर क्षेत्रीय परिषद में क्या किया गया? शामिल किया गया। पहली चीज ध्यान रखिएगा, इन सब परिषद जो बनाई गई हैं, इन सब की अध्यक्षता हमेशा कौन करेंगे? देश के गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और जिस भी परिषद की क्या होगी? बैठक होगी, उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो इसमें उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। चीफ मिनिस्टर इसमें भाग लेंगे सदस्य के रूप में, और वो इसके उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। पूर्व का कहां है? कलकत्ता में, पश्चिम का महाराष्ट्र में, उत्तर का दिल्ली में, दक्षिण का चेन्नई में, और मध्य का
प्रयागराज में, इलाहाबाद के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी परिषदों का भी गठन किया गया। ईस्ट के जो राज्य हैं उनके अंदर भी काउंसिल बनाई गई। क्यों? क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी बनाई गई। कुल 8 राज्यों में, किसमें? 7 सिस्टर के साथ साथ सिक्किम को उसमें शामिल कर लिया गया और वहां पर भी पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण किया गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सारी चीजें, कई राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा आपको कभी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको पढ़िएगा, देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण था संविधान का भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक और उससे संबंधित राज्यों के पुनर्गठन को मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। इस टॉपिक को 1, 2 व 3 बार पढ़िएगा, उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। और अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कंटेंट को देखें। अगर ये कंटेंट आपके लिए बहुत काम का है, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।